जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में हम बताए थे एक टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दहन और ज्वाला। क्या नाम है इसका? दहन और ज्वाला। थोड़ा सा देख लेते हैं। कारण क्या है कि कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि हम देखते हैं कनेक्ट है कि नहीं है, तब तक वीडियो बन जाता है, पता चलता है बाद में वॉइस ही नहीं आ पाता है। तो अभी हम लोग नए नए हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, तब धीरे धीरे हम भी पुराने हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। देखिए, दहन किसको कहते हैं? दहन का मतलब क्या होता है आप उनको समझिए पहले। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब जलना। अब कहिएगा सर ऐसा नहीं होगा कि फलनमा जो है ना एकदम काला है, एकदम मेरे जैसा धधक्कर काला, उसके बाद वो जो शादी करके लाया है एकदम बढ़िया मिली है, एकदम गोरी सी, तो वो जो है ना उसको देख के जल रहा है, वो क्या दहन कहलाएगा? नहीं, एकदम दहन नहीं कहलाएगा, वो दहन नहीं हुआ। हम बता रहे हैं आपको, दहन का मतलब होता है जलना, किसी भी पदार्थ को जलाना। तो यहाँ आदमी से आदमी जल रहा है, तो जल रहा है तो वो अंदर अंदर जल रहा है ना, वो थोड़ी ना आग लग रहा है उसमें, वो जलना नहीं होगा हमारा वहां पर। क्लियर होगा? तो समझिए दहन का मतलब क्या बोले हम? जलना। परिभाषा देख लीजिए, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, तो जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं। हम बोले दहन का मतलब जलना, जलेगा इसका मतलब उसमें दो चीज होगा, एक तो उष्मा होगा, एक प्रकाश होगा। तो आप जाके वो आदमी को देखिएगा जो जल रहा है अंदर अंदर, दूसरे को पत्नी को देख करके कि मेरा दोस्त इतना काला था, कैसे उसको इतना बढ़िया बीवी मिल गया है, तो आप उसके सामने उसको अंधेरा में ले जाइएगा, उनके आगे बुक पलट के देखिएगा, क्या उनकी रोशनी से आपको वो बुक का अक्षर दिखाई देता है? क्या नहीं देगा। क्या उसके शरीर से गर्मी निकल रहा है? क्या नहीं निकलेगा। इसका मतलब वो दहन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो दहन नहीं कर रहा है। क्लियर समझ रहे होंगे? तो दहन का परिभाषा होता है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जब प्रकाश और उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, तो जलने की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? दहन कहते हैं। समझ गए होंगे? बढ़े आगे चलिए। जैसे देख लीजिए आप, C+O2 अभिक्रिया करके CO2 बनाता है, प्लस में उष्मा, प्लस में क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है उष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है, तो ये क्रम कहलाएगा कौन सी? दहन। क्या कहलाएगा? दहन। समझ गए होंगे? आगे बढ़े चलिए। दहन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है। अब हम एक चीज जानते हैं हम लोग कि दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन कभी कभार दहन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संभव है। कैसे है, क्या है, आगे देखेंगे हम लोग। नंबर 1 में देख लीजिए, मैग्नीशियम नाइट्रोजन में, मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन में जलकर, मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीशियम को जब हम नाइट्रोजन के साथ जलाते हैं तो ये जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। इसका मतलब ये समझे कि जब जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन रहना ही जरूरी है, ऑक्सीजन की जगह दूसरा कोई भी गैस रहेगा तो उसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तु को जला सकते हैं। समझ गए होंगे? चलिए, जैसे Mg इसका सूत्र हो गया, मैग्नीशियम का Mg, नाइट्रोजन का N2, ये अभिक्रिया करके Mg3N2 प्लस उष्मा और प्रकाश ये तीनों निकलता है। Mg3N2 ये सूत्र होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड का, और प्लस में उष्मा निकलेगा, प्लस में क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। क्लियर समझ गए होंगे? बढ़े आगे की ओर चलिए। दहन का अपोषक किसको कहते हैं? दहन का क्या बोला? अपोषक। अपोषक का मतलब होता है, पोषक का मतलब समझिए, जो आपके पोषण में सहायक हो उसको कहेंगे पोषक। जैसे हम बोले दाल बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है, तो आप बोल सकते हैं दाल, कच्चा दाल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए, एवं प्रकार से इत्यादि। हम बोलेंगे दाल बनाने के लिए आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है, तो उसके अलावा आप बोल दीजिएगा सब्जी नहीं है, उसके अलावा बोल सकते चीनी नहीं है, दूध नहीं है जरूरी, उसके बाद कहते हैं पत्ती नहीं है जरूरी, मतलब जो जरूरी नहीं है। उसी प्रकार दहन का अपोषक, अ का मतलब नहीं है पोषक, जो दहन में जरूरी नहीं हो, दहन के लिए आवश्यक नहीं हो। परिभाषा देखिए, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, उसको सहयोग नहीं करता है, उसी को क्या कहेंगे? उसे ही अपोषक या अदहनशील पदार्थ कह सकते हैं हम लोग। क्लियर समझ गए होंगे? जैसे आग जलाने के लिए हमको माचिस चाहिए, उसके बाद सूखी लकड़ी चाहिए। क्या हम पूछे आपको आग जलाने के लिए क्या पानी का जरूरत पड़ता है क्या, तो आप क्या बोलिएगा? नहीं, पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, CO2 आग को क्या करता है? बुझाता है। आप देखे होंगे
पेट्रोल पंप पे आप जब गए होंगे या स्कूल, सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल में, लाल कलर का एक सिलेंडर कहीं पर टंगा हुआ रहता है। पेट्रोल पंप सब पे भी क्यों रखा जाता है? क्योंकि बाय इनकेस वहां पर यदि आग उग लग जाता है तो उसमें जो CO2 गैस भरा रहता है वो आसानी से उसको बुझा सके, इसीलिए वहां पर वो सिलेंडर रखा रहता है। आप उनको कुछ और नहीं समझ लीजिएगा, और जब तक जानकारी नहीं हो उनको छूना या बगैर किसी परमिशन का उसको छूना मतलब ये अच्छी बात नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हानिकारक भी होता है। अगर रूम बंद में उखड़ गया तो दम घुट करके आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, कई बार ऐसा देखा भी गया है। तो आप याद रखेंगे, दहन का अपोषक CO2 है, जल है, ये सब हो सकता है। क्लियर समझ गए होंगे। अपोषक का मतलब जो दहन के लिए जरूरी नहीं हो, समझ गए होंगे। चलिए, दहन का पोषक या दहनशील पदार्थ आ गया वही, ये था अपोषक, ये है पोषक। इसमें था जो दहन के लिए जरूरी नहीं हो, इसमें होगा जो दहन में क्या हो, सहायक हो, जरूरी हो। देखिए, वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे ही दहनशील पदार्थ कहते हैं। जो दहन क्रिया में सहायक हो, जैसे सूखी लकड़ी चाहिए आपको, माचिस चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए, ये सब होना चाहिए। देखिए, वायु है, नाइट्रोजन है एवं क्लोरीन है, ये सब चीज जो है आपको क्या होगा, इसमें सहायक होता है, जिसको बोलेंगे दहनशील पदार्थ या दहन का पोषक। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लियर समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। बढ़े आगे, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम लोग उसमें देख लिए थे दहन क्या है, अब इसमें देखते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। तो देखिएगा, पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। सबसे पहले आप कहिएगा कि सर हम भींगा हुआ लकड़ी ले आते हैं तो वो दहनशील पदार्थ कैसे होगा? उसमें आग लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। हमको आग जलाना है, न कि आग बुझाना है, इसीलिए उसमें सबसे पहले चाहिए दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो आसानी, मतलब हमको जो क्या कहते हैं, इसको दहन करने में हम लोग को क्या सहूलियत प्रदान करे, सहायता प्रदान करे, उसी को हम लोग कहते हैं दहनशील पदार्थ। तो सबसे पहले चाहिए हमको क्या, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ होना जरूरी है। दूसरा है दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, इसके लिए पोषक पदार्थ क्या होता है हम पढ़ा दिए थे पिछले मतलब वो टॉपिक में। उसके बाद तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब समझिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं, हम उदाहरण से आपको समझाते हैं, आप एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। यदि हम आपसे पूछे कि मान लीजिए कि एक तरफ सौंठी रखा हुआ, सौंठी आप लोग समझते होंगे, हम लोग के गांव में तो ढेर सारा होता है, सौंठी समझते हैं, और दूसरी तरफ बत्ती रख दे, बत्ती समझते हैं ना, बांस का जो आता है, मान लीजिए सूखा हुआ ही सौंठी भी है और कौन है, बत्ती भी है। तो बताइए सबसे पहले आग किस में लगेगा, बत्ती में या सौंठी में, ये बताइए। तो वो आप लोग का जवाब आएगा, वो क्या कहिएगा, सौंठी में। किसमें लगेगा, सौंठी में। अब दूसरी तरफ हम लेते हैं, एक तरफ सौंठी है, दूसरी तरफ सोन है। सोन समझते हैं ना, सोन हम लोग के गांव में उसको पटवा का छड़ा के, चन्नी का पटवा का छड़ा करके बनाया जाता है, जिससे रस्सी बनता है। तो वो जो सोन रहेगा, थोड़ा सा सोन है सूखा हुआ और एक तरफ सौंठी है, बताइए किसमें आग पहले लगेगा? तो आप कहिएगा किसमें लगेगा, सोन में। किसमें लग जाएगा, सोन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी पदार्थों के जलने की जो समय सीमा है वो अलग अलग है। जैसे हम बोले कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, चलिए थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, तो हम ये बता रहे थे सोन है, उसके बाद क्या बोले, सौंठी है, दोनों में किसका ज्वलन ताप ज्यादा, किसका कम है? तो अब कहने का मतलब ये बता रहे थे आपको, हर एक पदार्थ में जलने की क्षमता अलग अलग होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो इसका ज्वलन ताप मान लीजिए सौंठी है और इसका क्या नाम है, सोन है, दोनों का अलग अलग है। बत्ती है और सौंठी है, दोनों का अलग अलग है। तो ज्वलन ताप का अब परिभाषा थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है उसे ही हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। तो तीसरा हमारा जो है वो कह रहा है ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए अब समझिए ज्वलन ताप, परिभाषा भी यहाँ लिख दिए हैं कि जिस न्यूनतम मतलब होता है कम से कम, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ही ज्वलन ताप कहते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला, अब ये ज्वलन ताप समझ गए कि हर एक पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, समझ गए होंगे। चलिए मोमबत्ती की ज्वाला हम लोग समझते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला में क्या होता है, हम लोग तो अभी तक इतना जानते थे कि मोमबत्ती एक मोमबत्ती है, उसको जब जलाते हैं तो उससे रोशनी होती है। दिवाली में या घर में कभी हम लोग ये जलाने का प्रयास इनको करते हैं।
लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा और गहराई में हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और उनके बारे में जानिए, मोमबत्ती के बारे में, मोमबत्ती कैसे काम करता है, क्या होता है उसमें, जो कि आप लोग, हमको शायद ये पता है कि नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, और जो जानते होंगे तो अच्छी बात है। मोमबत्ती की ज्वाला, इसकी ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। हम लोग तो अभी तक में इतना जानते थे कि मोमबत्ती से वो ललका लौ निकलता है, इसके अलावा और कुछ जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला में टोटल कितने भाग होते हैं उनका? 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। समझ रहे होंगे? चलिए, पहला भाग का नाम देखिए क्या है, केंद्रीय मंडल। पहला भाग का नाम क्या है? केंद्रीय मंडल। दूसरा भाग का नाम है प्रकाश मंडल। क्या नाम है उसका? प्रकाश मंडल। और तीसरा है प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन का मतलब जहां से प्रकाश नहीं आता है। अब देखिएगा, हम एक मोमबत्ती बना है, फिगर उगर हमको उतना बढ़िया बनाने नहीं आता है, अगर आप लोग बुक से बना लीजिए तो और बेहतर बात है, ठीक है? फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोग के लिए बढ़िया करने का, जितना बढ़िया हो सके, ठीक है? चलिए, इधर देखिएगा, आपको यहाँ से ये मोमबत्ती है, एक छोटा सा गरीबों का मोमबत्ती हम लोग कह सकते हैं इसको, गरीबों का मोमबत्ती। ये मोमबत्ती है, यहाँ से जो लौ निकल रही है यहाँ ऊपर की ओर, इसमें 3 भाग होता है। कितना भाग? 3। पहला जो ये वाला पार्ट है, इनको कहते हैं केंद्रीय मंडल, क्योंकि केंद्र में यही से स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय मंडल। दूसरा है हमारा प्रकाशमान मंडल। हम लोग को जो कोई भी वस्तु दिखाई देता है तो वो देता है बीच वाला भाग से, प्रकाशमान, यानी कि जो क्या दे? प्रकाश दे, उसको कहते हैं प्रकाशमान मंडल। और तीसरा जो बाहर वाला एरिया होता है वो है हमारा प्रकाशहीन मंडल। कौन सा है? प्रकाशहीन मंडल। अब प्रकाशहीन का मतलब होता है जहां से प्रकाश नहीं निकलता है, जहां से प्रकाश नहीं निकलता हो। जैसे हम उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हम लोग जब छोटे होंगे या आपके घर में अगर कोई छोटा बाबू होगा तो आप लोग देखे होंगे, बूढ़ी माता लोग, दादी लोग, मम्मी लोग कजरोटी देते हुए देखे आप लोग? आप लोग को भी कजरोटी लगा होगा, लगा या नहीं लगा है कजरोटी? बताइए, लगा होगा ना कजरोटी आप लोग को भी? हाँ, सबको लगता है और लगा हुआ होगा आप लोग को भी, हमको भी लगा होगा जब हम छोटे होंगे तो। लेकिन थोड़ा सा वो काड़ापन होता है, लगता है आंख में। बच्चे हम लोग रो देते थे, नहीं लगाने देते थे, या फिर अगर लगा भी दिए तो ऐसे करके पोंछ के पूरा इस सब में अपना लेप देते थे, मतलब पूरा श्रृंगार हो जाता था। तो आप भी लगाए होंगे कभी न कभी काजल, लगाए होंगे काजल, उसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में। अब वो काजल बनता कैसे था, कहाँ से आता था वो काजल? कभी देखे थे, सोचे थे? हाँ, कुछ लोग देखे भी होंगे। सुनिए तो हम बताते हैं। पहले आता था डिबिया। डिबिया समझते हैं आप लोग? देखे हैं डिबिया को? नहीं देखे हैं? लालटेन देखे हैं? पहले चलता था लालटेन, डिबिया। हम खुद पढ़े हैं, लालटेनों में पढ़े हैं हम। लालटेन पढ़े, जनरेटर वाला लाइट आया, फिर बिजली आ गया, तीनों ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं। डिबिया भी देखे थे। तो डिबिया में क्या होता था, हम थोड़ा सा आपको समझा दें कि मान लीजिए इस टाइप का कोई गोलाकार फिगर, तो बोले हम पहले हमको उतना बढ़िया बनाने नहीं आता, मान लीजिए इस टाइप का कोई बना हुआ है, यहाँ से एक बत्ती निकला हुआ रहता था, यहाँ से एक बत्ती, और इधर इसमें इसको यहाँ ढक्कन से बंधा रहता था, इसको खोल करके इसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था। उसके बाद यहाँ से एक रुई टाइप का, कुछ धागा टाइप का, कपड़ा टाइप का निकाल दिया जाता था, जिसके कारण ये जो लौ यहाँ से निकल रही है ना, इस लौ में कजरोटी जो हम लोग का होता था, ऐसे टाइप का कजरोटी, उसको ऐसे करके ऊपर में सेका जाता है। और सेकने के बाद बाहर वाला जो एरिया है, ये क्या कहलाता है? प्रकाशहीन मंडल। मतलब इसमें प्रकाश नहीं होता है, काला काला रहता है इसमें लगा हुआ, वही धुआं जा करके उसमें सटता है, उसके कुछ कण कजरोटी में लग जाते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं काजल। और ऐसे पकड़ के ले लेगी मम्मी और आपके आंख में लगा देगी, इधर लगा देगी, एगो टिक्का यहाँ दे देगी। टिक्का इसलिए ताकि आपको किसी का नजर गुजर नहीं लगे, इसीलिए आपको क्या दे दिया जाता है? टिक्का। तो घर में, गांव घर में ये सबको माना जाता है, तो हम लोग भी लगाते, लगाना पड़ता था। बच्चा भी नहीं लगाएंगे तो लगाइएगा कैसे? नहीं, जबरदस्ती पर लगा दिया जाता था। तो ये बाहर वाला एरिया कहलाता है प्रकाशहीन मंडल। याद रखिएगा, बाहर वाला एरिया में कोई प्रकाश नहीं होता है, वहां से नहीं निकलता, इसीलिए उसको कहते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्लियर समझ गए होंगे? बढ़े आगे, चलिए। आगे का रहा है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अब जैसे मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में पढ़े, उसी प्रकार पढ़ना है द्रवीभूत पेट्रोल, इसको हम लोग कहते हैं एलपीजी। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग हम लोग घरेलू सिलेंडर में करते हैं, वही है ये द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस।
यह गैस ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र याद रखिएगा C4H10 होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन सूत्र होता है C3H8 और एथेन C2H6 का मिश्रण है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एलपीजी में कौन कौन सा गैस का मिश्रण रहता है तो बोलेंगे ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये तीनों गैसों का मिश्रण रहता है। और भी गैस रहते हैं लेकिन वो सब कम मात्रा में रहता है, उसका उतना ज्यादा नाम नहीं आता है, ये ज्यादा मात्रा में, इसलिए तीनों को देख लेते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। अब ये तीनों गैसों में जो प्रमुख गैस है इसका नाम है ब्यूटेन। इनके लिए प्रमुख गैस कौन है? ब्यूटेन है। समझ रहे होंगे। चलिए, यह खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामान्य गैस है। इनका उपयोग हम लोग घर में करते हैं खाना बनाने के लिए। ये घर में उपयोग में आने वाली सामान्य गैस है। सिलेंडर जो हम लोग के घर में रहता है सामान्य गैस है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का, अब एक चीज हम आपको बात यहाँ समझा दें, आप देखे होंगे घर में जो कोई भी गैस सिलेंडर रखा हुआ रहता है, यदि उसमें से गैस लीक हो जाता है, गैस जब निकलने लगता है तो हम लोग को पता चलता है कि नहीं गैस निकल रहा है, वो दुर्गंध करता है ना। रियल में वो एलपीजी दुर्गंध नहीं करता है। वो जो गैस उसमें भरा हुआ है वो दुर्गंध नहीं करता, वो महकता ही नहीं है। अगर वो महकता तो बहुत ज्यादा बदबू करता है, और करता भी है। बताते हैं वो क्या बदबू करता है। कैसे पता चल जाता है मेरा सिलेंडर लीक है या लीक हो रहा है, कैसे पता चल जाता है? यहाँ का रहा है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंधयुक्त एथिल मरकेप्टेन सूत्र होता है C2H5SH, ऐसा चाहिए कि अल्प मात्रा मिला दी जाती है ताकि सिलेंडर लीक का पता चल सके। अब जो वो सिलेंडर लीक है, क्या है, नहीं है, वो जो महकता है गैस, वो ये तीनों में से कोई नहीं, वो रहता है अलग से मिला दिया जाता है उसमें एथिल मरकेप्टन नामक गैस, जिसका गंध बहुत ज्यादा निकलता है। और थोड़ा सा मात्रा मिलाने पर भी हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा सिलेंडर लीक है या कहीं न कहीं से गैस निकल रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एलपीजी सिलेंडर में लीक का पता लगाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? बोलेंगे एथिल मरकेप्टेन गैस का। किस गैस का? एथिल मरकेप्टेन गैस का। क्लियर, समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे आप लोग जरूर बताइएगा। यदि किसी प्रकार का इसको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको उस समस्या को समाधान करने का कोशिश करें। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है। और आप लोग का भी काम ये होता है कि थोड़ा अगर नए हैं तो चैनल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताया कीजिए उनको थोड़ा सा। और यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जरूर पूछा कीजिए। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।